नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि 28 फरवरी 2025 को ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी कि सीबीटी की 237वीं मीटिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है। और इस सीबीटी मीटिंग में ईपीएफओ इंटरेस्ट को लेकर, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर और ईडीएलआई स्कीम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन सभी के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग किसी कंपनी में काम करते हैं या पेंशनर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर ईपीएफओ से संबंधित और ईपीएस 95 पेंशन संबंधित जब भी कोई नया अपडेट आता है तो उसकी जानकारी सबसे पहले दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सीबीटी मीटिंग में जो तीनों निर्णय लिए गए हैं उनके बारे में बारी बारी से जान लेते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे सामने एक प्रेस रिलीज है और ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। और ये प्रेस रिलीज जो है वो सीबीटी मीटिंग खत्म होने के बाद जारी किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 28 फरवरी 2025 को 3:23 पे जो है ये प्रेस रिलीज जारी किया गया है। और यहाँ पे बताया गया है, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यायिक बोर्ड सीबीटी की 237वीं बैठक की अध्यक्षता की। और यहाँ पे दोस्तों मैंने तीन जो महत्वपूर्ण निर्णय बताए हैं, जिसमें से एक ईपीएफओ इंटरेस्ट को लेकर है, दूसरा पेंशन को लेकर है और तीसरा ईडीएलआई स्कीम को लेकर है। पेंशन के बारे में हम आगे जानेंगे वीडियो में, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ पे पहले बताता हूँ, देख सकते हैं केंद्रीय बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने ग्राहकों के लिए ईपीएफ पर 8.25% ब्याज दर की सिफारिश की है। यानी कि दोस्तों 2024 जो पिछला वर्ष जो 2024 जो बीता है उसमें जो हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा था ईपीएफओ पे, जो हमारा पैसा जमा था उन पे जो ब्याज मिल रहा था वो 8.25% से ही मिल रहा था। और 2025 में भी जो है इंटरेस्ट रेट जो रहने वाला है वो 8.25 ही रहने वाला है। यानी कि 2024 में जो इंटरेस्ट रेट हमें पीएफ के पैसों में मिल रहा था वही इंटरेस्ट रेट 2025 में भी हमें पीएफ के पैसों में मिलेगा। इसमें किसी प्रकार की ना तो कोई कटौती की गई है ना ही कोई बढ़ोतरी की गई है ईपीएफओ के द्वारा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो जानकारी निकल कर आ रही है वो निकल कर है ईडीएलआई स्कीम से। यानी कि ईडीएलआई जो स्कीम ईपीएफओ द्वारा चलाया जाता है उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, उसमें 3 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं तो नीचे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ईडीएलआई योजना के तहत बीमा लाभों में वृद्धि। यानी कि जो ईडीएलआई स्कीम जो है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। देखते हैं, कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा ईडीएलआई योजना के बीमाकृत मूल्यांकन के बाद बोर्ड ने सदस्य के परिवार को अधिक वित्तीय सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए योजना में प्रमुख संशोधन को अनुमति दी। इससे इस श्रेणी के तहत महत्वपूर्ण शिकायतों का समाधान होगा और लाभ दावेदारियों के लिए अधिक समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित होगी। और यहाँ पे जो 3 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं उसमें से पहला जो महत्वपूर्ण बदलाव है वो है सेवा के 1 वर्ष के भीतर मृत्यु होने पर न्यूनतम लाभ की शुरुआत। ईपीएफ सदस्य की मृत्यु 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी किए बिना होने पर न्यूनतम 50,000 रुपये का बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा। इस संशोधन से हर साल सेवा के दौरान होने वाले 5,000 से अधिक मृत्यु के मामले में अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। यानी कि दोस्तों पहले जो लाभ मिलता था ईडीएलआई स्कीम का, अगर आप लोग किसी कंपनी में काम करते थे और उस दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी पीएफ मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो उनको वहाँ पे देखा जाता था कि उन्होंने 1 साल वहाँ पे काम कर रखा है या नहीं कर रखा है। अगर 1 साल से कम काम कर रखा है तो उनको बीमा का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अब यहाँ पे ईपीएफओ ने कह दिया है कि न्यूनतम जो है 50,000 रुपये दिया जाएगा उसको लाभ, अगर 1 साल से कम भी उन्होंने काम किया है तो। और ये 5,000 जो पर साल पर हर साल जो है 5,000 ऐसे शिकायत आते हैं तो उसका समाधान हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो महत्वपूर्ण अपडेट किया है वो गैर योगदान अवधि के बाद सेवा में रहते हुए मृतक सदस्यों के लिए लाभ। पहले ऐसे मामलों में ईडीएलआई लाभ से इनकार किया जाता था क्योंकि इन्हें सेवा से बाहर माना जाता था। अब यदि किसी सदस्य का अपने अंतिम अंशदान प्राप्त करने के 6 महीने के भीतर निधन होने पर ईडीएलआई लाभ सक्रिय होगा, बशर्ते सदस्य का नाम रोल से हटाया ना गया है। इस संशोधन से अनुमान है कि हर वर्ष मृत्यु के 14,000 से अधिक मामलों में लाभ मिलेगा। उसका दोस्तों तीसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है वो किया गया है सेवा निरंतरता पर विचार। पहले 2 प्रतिष्ठानों में रोजगार के बीच 1 या 2 दिन जैसे हफ्ता या छुट्टियां का अंतर होने पर न्यूनतम 2.5 लाख रुपए और अधिकतम 7 लाख रुपए ईडीएलआई
लाभ से इनकार किया जाता था, क्योंकि 1 वर्ष की निरंतरता सेवा की शर्तें पूरी नहीं होती थी। नए संशोधन के तहत रोजगार के 2 दौरों के बीच 2 महीने तक के अंतराल को अब निरंतर सेवा माना जाएगा। इससे अधिक मात्रा में ईडीएलआई लाभ की पात्रता को सुनिश्चित होगी। इस परिवर्तन से हर साल सेवा में मृत्यु के 1000 से अधिक मामलों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यानी कि दोस्तों, पहले अगर आप लोग किसी कंपनी में काम करते थे और लगा लीजिए आपका 1 साल पूरा होने वाला है, 2 महीना कम है, आपने वहाँ पे नौकरी छोड़ दिया, फिर दूसरी कंपनी आपने ज्वाइन किया, तो वहाँ पे आपको शुरू से काउंट होता था, यानी कि एक से स्टार्ट हो जाता था, 1 महीना 2 महीना ऐसे चलने लग जाता था। अब 8 महीना आपने वहाँ पर काम किया और दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया, तो वो 8 महीना आपका कट जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप लोग 8 महीना किसी कंपनी में काम कर लेंगे और दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो भी आपका 1 साल के बराबर उससे माना जाएगा। यहाँ की देख सकते हैं, बताया गया है 2 महीने तक के अंतराल को निरंतर सेवा माना जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे बदलाव किया गया है। इसके अलावा उच्च पेंशन को लेकर भी यहाँ पे कुछ जानकारी निकल कर आ रही है। यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे उच्चतम न्यायालय के पेंशन भोगियों को उच्च वेतन पर पेंशन POHW निर्णय पर जानकारी। यहाँ बताया गया है कि पेंशन भोगियों को उच्च वेतन पर पेंशन POHW से संबंधित उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4/11/2022 के निर्णय के कार्यान्वयन के लिए EPFO द्वारा सदस्यों पेंशन भोगियों नियोक्ता की सुविधा के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय न्यायिक बोर्ड को जानकारी दी गई है कि EPFO एक मिशन मोड पर काम कर रहा है और 72% आवेदन पर कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अलावा केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के ऊपर भी CBT मीटिंग में बात की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जनवरी 2025 से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया है। इस प्रणाली के तहत सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए पेंशन भुगतान स्टेट बैंक की नई दिल्ली शाखा में बनाए गए एक केंद्रीकृत पेंशन संवितरण खाते के माध्यम से वितरण किए जाते हैं। इससे पेंशन भोगियों की शिकायतों में काफ़ी कमी आएगी, जिससे कि पहले अपने मामले का विवरण को एक क्षेत्रीय कार्यालय से दूसरे क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानांतरण करने के लिए लंबे समय प्रतीक्षा करनी होती थी। जनवरी 2025 के दौरान CPPS के माध्यम से 69.35 लाख पेंशन भोगियों और 1710 करोड़ रुपए की पेंशन वितरण की गई है। और यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि नुकसान को तर्कसंगत बनाना और मुकदमेबाजी को कम करना। यहाँ बताया गया है कि मुकदमेबाजी के प्रमुख कारणों से एक PF बकाये के विलंबित परिणाम के लिए हर्जाना लगाने के मामले 14/6/2024 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से हर्जाना लगाने की दर को युक्तिसंगत बनाकर देरी के लिए 1% प्रति माह कर दिया गया है। यह अधिसूचना की स्थिति यानी कि जून 2024 के बाद की चूक के लिए प्रभावी है। इस अवधि से पहले हुए चूक के संबंध में लागू की हर्जाना की हर 2 महीने में देरी के लिए 5% से लेकर 6 महीने की अधिक देरी के लिए 25% तक है। इस स्थिति को कम करने और मुकदमेबाजी को कम करने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक प्रणाली शुरू करने पर चर्चा की गई है, जिसमें देरी के लिए 1% प्रति माह की दर से हर्जाना जमा करने का मामला स्वतः ही कमी आ जाएगा। EPFO की वार्षिक बजट की अनुमति। और यहाँ पे बोर्ड ने EPFO और इसके द्वारा प्रकाशित योजनाओं के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधन अनुमान और वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमान की अनुमति प्रदान की है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो CBT मीटिंग से निकल कर आ रही थी। बाकी दोस्तों, आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।